जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कोचिंग कैंपस आकोदा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ रीजनिंग की एक और क्लास। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरने स्टार्ट हो चुके हैं और इस दिल्ली पुलिस के अंदर जो दोस्तों जो रीजनिंग का जो महत्व है वो 25% है। मतलब 25 क्वेश्चन आने वाले हैं दिल्ली पुलिस के अंदर 100 में से। कितने में से? 100 में से जो 25 क्वेश्चन है दोस्तों वो किसके आएंगे? रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों जो पोर्शन है वो हमें कवर करने होंगे। तो दोस्तों जो ये 25 नंबर है रीजनिंग के, भाई जीके 50 का है, मैथ 15 का है, कंप्यूटर 10 का है। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है क्योंकि जो ये जो पोर्शन है रीजनिंग का हम इसको सब बड़े हल्के में लेते हैं। मैं आपको काफ़ी बार पहली जो मेरी क्लासें आई हैं उनमें भी मैं बता चुका कि हम रीजनिंग को बड़े हल्के में लेते हैं और जिसका पेपर देने का जब एग्जाम जो आंसर की आती है उसमें सबसे बड़ा धोखा लगता है कि यार ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। तो वो गलती अब की बार हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें ये अब की बार ये करना है कि दिल्ली पुलिस के अंदर जितनी भी वैकेंसी है उनमें से एक वैकेंसी मेरी है। तो दोस्तों आपको इनके ऊपर भी मेहनत करनी होगी, लेकिन जितनी मेहनत आप इनके ऊपर करेंगे, जितनी मेहनत से आप 25 नंबर ला सकते हैं, तो दोस्तों इन सभी पोर्शन से कम मेहनत करके आप इसमें 25 में से 25 नंबर आसानी से ला सकते हैं। और दोस्तों मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको कि जो 25 नंबर आपको इनमें से एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि वही बात रीजनिंग के अंदर क्या है कि आपको उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। और मैं अपनी प्रत्येक वीडियो के अंदर यही कोशिश करता हूं कि एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, बिल्कुल बेसिक से उठाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको बता भी रखा है कि अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है कि सर हमें यहाँ पे डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर हमें बता सकते हैं कि कमेंट करके आप बता सकते हैं। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे अपने आप पे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, और मुझे खुशी भी इस बात की आप लोग भी अच्छे से इस जो वीडियो है उनको आप अच्छे से देखते हैं और उनको सुनते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम काफ़ी सारी क्लासें हैं वो पहले डाल चुके हैं। ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक डाल चुके हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। ठीक है, जिसका अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी एग्जाम हो, मैं दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत के अंदर कोई भी नॉन टेक्निकल जो भी फॉर्म भरे जाते हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं जिसके अंदर रीजनिंग आती है, वो फॉर्म जिसके अंदर रीजनिंग आती है इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। और दोस्तों इस टॉपिक का जो नाम है वो नाम क्या है? रैंकिंग टेस्ट। दोस्तों इस टॉपिक का नाम क्या है? रैंकिंग टेस्ट, क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्या नाम दोस्तों? क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो दोस्तों इसके अंदर पूछा क्या जाता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम बात करेंगे उसी के ऊपर कि इसका बेसिक क्या है, फिर हम बाद में बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि उसके बारे में उसको वहीं पर बताया जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले तो जो रैंकिंग टेस्ट है, रैंकिंग टेस्ट के अंदर होता क्या एक्चुअल में कि वो हमें एक पंक्ति देख के रखता है, एक रो देख के रखता है। एक बच्चों के लाइनें, जैसे कि जब स्कूल में सुबह प्रार्थना होती है तो बच्चे लाइनों में खड़े होते हैं, भाई 7वीं क्लास की लाइन, 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की। तो उस प्रकार से वो हमें एक रो, एक पंक्ति देता है और वो पंक्ति किसी भी तरीके से दे सकता है। मतलब या तो वो हमें जो पंक्ति है वो इस प्रकार हॉरिजॉन्टल दे सकता है या फिर वो पंक्ति हमें इस प्रकार वर्टिकल डायरेक्शन में भी दे सकता है। या तो वो पंक्ति हमें हॉरिजॉन्टल में देगा या फिर पंक्ति हमें वर्टिकल में देगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यही समझना है कि चाहे वो पंक्ति हमें हॉरिजॉन्टल में दे और चाहे वो पंक्ति हमें किस में दे? वर्टिकल में दे। हम चाहते हैं कि दोस्तों मेरा जो कोशिश है, मेरी कोशिश हर वक्त यही रहती है कि पूरा का पूरा चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट पे चलता रहे। ये नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए अलग तरीका, इसके लिए अलग तरीका, जी नहीं, फिर तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पूरी की पूरा चैप्टर एक ही तरीके से चले। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि चाहे वो आपको हॉरिजॉन्टल दे या फिर चाहे आपको वो वर्टिकल दे, हम प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मानकर ही चलेंगे। हम प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तरीके से ही सोल्व करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल में अब हमें वैसे कई बार होता है कि हमें पता सर कैसे चलेगा हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। तो दोस्तों होता क्या है मोस्टली कि अगर वो हमें लेफ्ट या राइट की बात करता है, किसकी? लेफ्ट या राइट की अगर वो हमसे बात करता है, बायां या फिर दायां,
इस प्रकार की अगर वो बात करता है तो दोस्तों इसका मतलब है कि लाइन कैसी है, हॉरिजेंटल है। अगर वो ऊपर या फिर नीचे से बात करता है कि ऊपर से एक व्यक्ति इतने नंबर पे, नीचे से एक व्यक्ति इतने नंबर पे है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, वो वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं देखना है, चाहे वो कुछ भी दे के रखे, हमें लाइन को कैसे रखना है, हॉरिजेंटल तरीके से सोल्व करेंगे। और फिर अब बात करते हैं भाई अगर हॉरिजेंटल है तो इसका ऊपर या नीचे क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि चाहे वो कुछ भी दे के रखे, इसके अलावा हॉरिजेंटल वर्टिकल के अलावा चाहे वो ये बोल के रखे स्पेशल कि एक लाइन के अंदर कुछ व्यक्ति हैं जिनका मुंह कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर है, या फिर वो पश्चिम में बैठे हैं, या उत्तर पूर्व के मुंह करके बैठे हैं, दक्षिण के मुंह करके बैठे हैं, हमें उनकी बात देखनी है लेकिन सुननी नहीं है। हमें क्या करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन को इसी प्रकार हॉरिजेंटल और इन सभी का मुंह है वो हमें किस दिशा में रखना है, उत्तर डायरेक्शन में रखना है। किस डायरेक्शन में रखना है दोस्तों, उत्तर डायरेक्शन रखना है। तो वो हमें चाहे वो क्या क्या देखे दोस्तों, दो लाइनें बनेंगी, एक तो क्या हो गया लेफ्ट और एक क्या हो गया राइट। ठीक है, मतलब चाहे वो हमें बायां दे के रखे चाहे दायां, भाई बायां देंगे तो या चलो मैं इससे पहले ये बात करते हैं कि अगर जब वो इस प्रकार से वर्टिकल है तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उत्तर होगी। और सभी को पता है, एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि ये वाली जो डायरेक्शन होती है, मतलब जैसे कि हम खड़े होते हैं बोलते हैं कि सर जिस हाथ से हम लिखते हैं मोस्टली हमारा हाथ कौन सा, राइट हैंड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर हम खड़े हैं, ये हमारा हाथ कौन सा है, राइट हैंड है, तो इस तरफ ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, राइट होता है, और ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। इससे पहले मेरी एक वीडियो आई थी दोस्तों, आपने लोगों ने देखी होगी, किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि दिशाओं के बारे में, तो वहाँ पर तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी से मैंने आपको समझाई थी। तो यहाँ पर भी अगर रिपीट कर देता हूँ कि अगर व्यक्ति का मुंह कहाँ है, उत्तर डायरेक्शन की ओर है, तो ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा कौन सा होता है, उसका लेफ्ट वाला, और ये हिस्सा कौन सा होता है, उसका राइट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो लेफ्ट राइट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बायां, और इसको क्या बोलते हैं, दायां बोल के रखते हैं। चाहे वो हमें बोले कि ऊपर से, प्रारंभ से, ठीक है, पहले किनारे से, नीचे से, अंतिम से, निचले किनारे से, निचले छोर से, ठीक है, वो ये चारों का मतलब एक ही है। सॉरी, इन पांचों का मतलब वो क्या है, एक ही है। लेफ्ट या बायां तो मतलब एक ही बात होगी, वो तो लेफ्ट या का हिंदी में क्या बोलते हैं, बायां बोलते हैं। वो बायां बोले, ऊपर बोले, प्रारंभ से बोले, पहले किनारे से बोले, इन सभी का मतलब एक ही है। दायां बोले, नीचे से बोले, अंतिम बोले, या फिर निचले किनारे से बोले, निचले छोर से बोले, इन सभी का मतलब क्या है, एक ही है। क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि उसकी मर्जी है कि वो इनमें से कौन से वर्ड का यूज करता है। तो हमें यहाँ पर ये नहीं घबराना कि सर ऊपर से बोलेगा तो लाइन कैसे बनाएंगे, प्रारंभ से बोलेगा तो वर्टिकल लाइन बनाएं या फिर हॉरिजेंटल रो बनाएं। नहीं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें बस एक ही कॉन्सेप्ट पे चलना है कि हम हर जगह कौन सी लाइन बनाएंगे, अपनी हॉरिजेंटल लाइन बना के चलेंगे। और यहाँ पर ये सभी क्या हैं, एक ही बात है, एक ही बात। ऊपर से बोल दे, बायां बोल दे, प्रारंभ बोल दे, पहले किनारे से बोल दे, या फिर राइट, दाया, नीचे से, अंतिम, या फिर निचले किनारे से बोल दे, सारे के सारे एक ही बातें हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पहले से ही क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं है वो अब क्लियर हो चुकी है कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये वाला हिस्सा लेफ्ट होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, राइट होता है। बाकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कुछ भी दे के रखे, ऊपर से, नीचे से, प्रारंभ से, अंतिम किनारे, अंतिम नीचे से, अंतिम से पहले किनारे से, निचले किनारे से, सारे ये सारे एक ही हैं और ये सारे एक ही हैं। तो हमें क्वेश्चन कैसा भी आए, हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर लिखेंगे। और ऊपर से आए, ऊपर से आए, प्रारंभ से आए, या फिर बाएं से आए, पहले किनारे से, सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे पूछे जाते हैं कि रैंकिंग टेस्ट जो अपना टॉपिक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। कि दोस्तों इसके अंदर जैसे कि आपको बोल के रखेगा कि कोई पंक्ति है, उसके अंदर एक व्यक्ति है, वो जो बैठा है या फिर खड़ा है, कहीं पर कुछ भी है, वो निचले किनारे से इतने नंबर पे है, ऊपरले किनारे से इतने नंबर पे है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ओवरऑल कि वो यहाँ पर एक व्यक्ति की, हो सकता है कि दो व्यक्ति की, या फिर तीन व्यक्तियों की पोजीशन देख के रखता है। मतलब वो जहाँ पर उनकी प्लेसमेंट है, जहाँ पर सॉरी उनकी प्लेस वैल्यू, मतलब वो कौन से नंबर के ऊपर बैठे हैं। जैसे कि हमारा होता है रैंक होता है
कि भाई जैसे कि यूपीएससी का जो अभी रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले ही, कि उसके अंदर उसका रैंक ये है, उसका रैंक ये है, कि मान लो उसका 20वां रैंक है, तो 20वां रैंक का मतलब अंडरस्टूड है नीचे से नहीं, कहाँ से, ऊपर से, तो ऊपर से स्टार्टिंग से कितने नंबर पे, वो 20वें नंबर पे है। तो उसी प्रकार यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति, वो यहाँ पर पूछता है कि एक वो व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर बैठा है, वो व्यक्ति राइट साइड से या लेफ्ट साइड से इतने पे है, राइट से इतने पे है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। या फिर कुल व्यक्तियों की संख्या देख के रखेगा, दाएं की संख्या देख के रखेगा, आपसे बाएं की संख्या वो पूछ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर देखिएगा कि यहाँ पर वो 3 बातें करता है। एक तो वो हमें कुल व्यक्तियों के बारे में पूछता है, या फिर वो किसी भी व्यक्ति की कि वो दाएं से कितने नंबर पे बैठा है वो पूछ सकता है, या फिर वो बाएं से कितने नंबर पे है वो पूछ सकता है, या फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि वो ये पूछ सकता है कि इन 2 व्यक्तियों के बीच में, कि इन 2 व्यक्तियों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, इन 2 व्यक्तियों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। वो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछता है कि टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछ लेगा कि इस पंक्ति के अंदर, इस रो के अंदर कुल टोटल व्यक्ति कितने हैं, या कोई राम है, श्याम है, जो भी व्यक्ति बैठा है वो दाएं से कितने नंबर पे बैठा है, या फिर वो बाएं से कितने नंबर पे बैठा है, या फिर वो 2 व्यक्तियों की संख्या पूछ के रखेगा कि 2 व्यक्ति बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब कुल व्यक्तियों के अंदर भी वो 2 चीज़ें पूछता है। कुल व्यक्तियों के अंदर एक तो होता है अधिकतम व्यक्ति कितने बैठ सकते हैं उसके अंदर, एक तो दोस्तों होता है अधिकतम व्यक्ति, और एक होता है न्यूनतम व्यक्ति, एक होता है न्यूनतम व्यक्ति। एक तो दोस्तों आपसे पूछ के रखेगा कि अधिकतम व्यक्ति की कोई पंक्ति, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्ति हम बैठा सकते हैं, एक, या फिर कम से कम कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं। हम दोनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये, बाकी तो इसके अंदर क्या है, जोड़ है, घटा है, गुणा कहीं भी नहीं है, केवल जोड़ और घटा के ऊपर क्वेश्चन ये चलता है, टॉपिक चलता है। बस इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को हॉरिजॉन्टल में बैठा के रखेंगे, ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा होता है, ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। और वो क्वेश्चन के अंदर वो कई जगह तो एक ही व्यक्ति के बारे में जिक्र करता है, किसी में वो 2 व्यक्ति के बारे में जिक्र करता है, किसी में वो 2 से ज़्यादा के बारे में भी जिक्र करता है। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में धीरे धीरे आपसे बातें करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कि कुल व्यक्ति क्या है, दाया क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला बोल दो तो इसको मेथड बोल दो, वो बस एक बोलने का ही तरीका और कुछ नहीं है, ठीक है। हम उसको डायग्राम से भी सोल्व करेंगे और कोशिश करेंगे बिना डायग्राम भी क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। कि जब भी वो कुल व्यक्तियों की बात करता है, जब भी वो कुल व्यक्तियों की बात करता है, तो अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि भैया इसका जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि कुल व्यक्ति बताएं, हमें ऊपर रकम दे रखी है, हमें नहीं पता अभी रकम, मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन अगर वो हमसे ही पूछता है कि कुल व्यक्ति बताइए, तो उसके अंदर दोस्तों हमें क्या पता होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति की हो सकता है, उसमें एक ही व्यक्ति का जिक्र हो, 2 का हो या 3 का। तो दोस्तों उसके अंदर हमें उस व्यक्ति की दाईं ओर से कंडीशन, ठीक है, राइट साइड से वो कितने नंबर पे बैठा है, लेफ्ट साइड से वो कितने नंबर पे बैठा है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, -1 करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, -1 करते हैं। अभी -1 क्यों किया, -1 इसलिए किया कि मान लीजिए हमने यहाँ पर, मैंने क्या बोला कि एक ही व्यक्ति की दोनों हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कि वो कितने नंबर के ऊपर बैठा है, वो कौन सी रैंक के ऊपर है, दोनों तरफ से, मतलब ऊपर से भी, नीचे से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, प्रारंभ से भी, अंतिम से भी, पहले किनारे से भी और अंतिम किनारे से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम यहाँ पर क्या देख के रखते, हमें क्या पता होना चाहिए कि एक ही व्यक्ति के बारे में कि वो सर दाएं से कितने पे है और वो बाएं से कितने पे। तो दोस्तों वो एक ही व्यक्ति कितनी बार काउंट हुआ, वो खुद व्यक्ति कितनी बार काउंट हुआ, 2 बार काउंट हुआ। लेकिन जब कुल व्यक्ति बताने होंगे तो हम ये थोड़ी कि एक व्यक्ति का 2 बार जिक्र करेंगे, नहीं, हम एक व्यक्ति का 1 बार ही जिक्र करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करके चलते हैं, -1 लिख के चलते, इसलिए हम यहाँ पर -1 करते हैं। -1 क्यों करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जब हम एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन पता है तो एक व्यक्ति को हम कितने बार काउंट करते हैं, 2 बार काउंट करते हैं, और ऐसा हमें नहीं करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करके चलते हैं, -1 करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहीं से मान लीजिए पूछ लेता है कि दाएं तरफ से कितने व्यक्ति बैठे हैं, सॉरी, अगर यहाँ से वो ये पूछ लेता है कि कोई व्यक्ति है वो दाएं से कितने नंबर पे बैठा है, तो दोस्तों हमें यहाँ से अच्छे से पता है, और आप
आपको पता होगा कि मैथ के अंदर यही बोलते हैं कि जो क्वेश्चन, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? राइट साइड में लिखते हैं। और जो चीज़ हमें, सॉरी, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जो चीज़ हमें गिवन होती है उसको हमें राइट साइड में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, दाएं को तो उठा के लिया है कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, और जो बाकी बच गए उनको राइट साइड में लिखे। तो दाएं के साथ कौन था? प्लस में बायां था और माइनस में एक था। जब हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि जब भी प्लस या माइनस हो किसी भी चिन्ह को बराबर के दूसरा भेजते हैं तो उनके चिन्ह क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इसके बराबर में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? कुल व्यक्ति। ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? कुल व्यक्ति। जो बायां है प्लस का वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का 1 है वो किसका हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें पता करना है कि कोई व्यक्ति वो बाएं से कितने नंबर पे बैठा है तो वही चीज़ है, बिल्कुल सिर्फ यहाँ पर बाएं की जगह क्या लिख देंगे हम? दायां। कि कुल व्यक्ति के अंदर से हम कितना माइनस कर देंगे, जो उसकी प्लेस वैल्यू दे रखी है कि वो दाएं से इतने नंबर बैठा है, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हम ये बता सकते हैं वो व्यक्ति बाएं से इतने नंबर के ऊपर बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर वही है कि सिर्फ प्लस और माइनस का ही खेल है। मोस्टली क्वेश्चन वो यही पूछता है कि कुल व्यक्ति कितने हैं, या फिर कोई राम है वो दाएं से कितने नंबर बैठा है, फिर या फिर सीता है वो बाएं से कितने नंबर के ऊपर बैठी है। यही इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या है कि जैसे कि मैं एक वैसे ही ले लेता हूँ कि मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, एक रो है, इसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, तो हमें यहाँ से इसके बारे में ये पता नहीं है इसका नंबर है कितना है, यहाँ से इसका नंबर पता होना चाहिए कितना है, तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस करते हैं। इन दोनों को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं कि ये व्यक्ति जो बैठा है, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है, इस नंबर से यहाँ से वो कितने नंबर पे है और वो यहाँ से वो कितने नंबर पे है, हम दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और इस व्यक्ति को हम कितने बार काउंट कर रहे हैं? 2 बार, तो इसलिए माइनस क्या करते हैं? 1 करते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को जो है वो मैं आपको डायग्राम से भी करवाऊंगा और विदाउट डायग्राम भी करवाऊंगा। तो आपको पहले जब समझना है, सीखना है, तो दोस्तों डायग्राम की हेल्प लेनी है। लेकिन जब आप उसको करते हैं कि हाँ भाई मुझे टॉपिक अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डायग्राम की मदद बिल्कुल भी नहीं लेनी, मतलब आपको कोशिश करनी है कि आप बिना डायग्राम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकें। तो दोस्तों हम धीरे धीरे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहले हम एक व्यक्ति से शुरुआत करते हैं, फिर 2 व्यक्तियों से, किसके अंदर? एक क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद 3 व्यक्तियों के बारे में बातें करेंगे। जब एक क्वेश्चन के अंदर 3 व्यक्तियों को जिक्र कर रखा हो तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दे रखा है, राम दे रखा है, और राम का बता रखा है इसे कि राम जो है वो दाएं से 18वें स्थान पर है, और वही राम उसी पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है। तो बताइए उस पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। मतलब कहने का सीधा सा कि जब भी वो एक ही व्यक्ति का जिक्र करेगा तो ये सिर्फ इन 3 ही चीज़ें ही लिख सकता है, दायां बायां और कुल व्यक्ति, और इन तीनों में से कोई भी आपको 2 बातें दे के रखेगा और तीसरी बात आपसे वो फाइंड आउट करवा सकता है। तो हमने इससे पहले किया कि कुल व्यक्ति बराबर क्या होता है कि दायां प्लस बायां माइनस 1, मतलब कुल व्यक्ति निकालने के लिए हमें एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो दाएं से कितने पे, बाएं से कितने पे, कब जब वो कुल व्यक्ति निकाल रहा है। तो कहने कि मैं इसको आपको अगर हल्का सा डायग्राम जो करवाता हूँ, हमें तो दोस्तों जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तो डायरेक्ट करना है सीधा सा। मान लीजिए कि ये रो है, ठीक है, दाएं से 18 नंबर पे, तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो हिस्सा है, मान लीजिए यहाँ पर कौन है? राम है। ये जो हिस्सा है कौन सा होता है? बायां होता है। और बाएं से कितने पे है? 13 पे। और दोस्तों वही राम दाएं से कितने पे है? 18 पे। ठीक है, जो राम है वो बाएं से 13 पे है और दाएं से 18 पे है। तो एक व्यक्ति की हमारे पास दोनों पोजीशन है कि दाएं से भी कितने पे है दोस्तों और वो बाएं से भी कितने पे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ से हम डायग्राम से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं डायग्राम से सोल्व करने के बाद ये कि हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, और जब चीज़ें क्लियर हो जाए तो इसको बनाने में टाइम जो है वो ख़राब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है कि राम है वो 13 पे है और यहाँ से राम कितने पे है? 18। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं कि दोस्तों 13 + 18 कितने होते हैं? आपको अच्छे से पता है कितने होते हैं? 31। कितने होते हैं? 31। अब आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोग इस प्रकार से जोड़ कर रहे हैं 13 18 कितने होते हैं? 8 × 3 = 11, एक कैरी के 1 2 और 1 3 होते हैं, तो दोस्तों वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है
जोड़ घटा भाग गुणा, भाई गुणा जैसी बड़ी रकम की आ जाती है, भाग आ जाती है बड़ी रकम की, तो बात अलग है। लेकिन जो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती हैं तो उनको तो आप कोशिश करेंगे मुझवानी सोल्व करने की। तो 13 18 कितने होते हैं 31। और दोस्तों यहाँ से जो राम है कितनी बार, एक बार यहाँ से काउंट हो और एक बार यहाँ से काउंट हो, कितनी बार काउंट हो टोटल है 2 बार। लेकिन हमें राम को काउंट करना है एक बार, तो हम इसमें से एक क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो कितना बचा दोस्तों 30। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई 30। ठीक है, तो यहाँ से हमें जैसे क्वेश्चन देखे तो हमें सीधा सा करना है कुल व्यक्ति कितने हैं, दायां 18 बायां 13 माइनस 1। माइनस 1 क्यों, क्योंकि ये कितने बार काउंट हो रहा है 2 बार। 18 13 31 माइनस 1 30। तो कितना आंसर आया 30। तो हम इस क्वेश्चन को मुझवानी भी 16 आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों पहली टाइप हम बोल सकते हैं बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चनों को। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस के अंदर 25 नंबर के हैं और रैंकिंग टेस्ट हो सकता है कि कम से कम 2 क्वेश्चन मिले, और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी नंबर कटे। ठीक है, इस टॉपिक में नहीं, पूरी की पूरी रीजनिंग में। तो मेरी कोशिश यही रहेगी आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें के बारे में बताऊं। तो दायां और बायां दोनों का जोड़ -1 क्या आ जाएगा, वो कुल व्यक्ति। ठीक है, जब अभी हमें एक व्यक्ति के बारे में बात करनी हो। अब जैसे कि मान लीजिए पूछ लेता है, सपोज कीजिए कि श्याम है, वो दोस्तों बाएं से 21वें स्थान पर है और वो दाएं से 19वें स्थान पर है। तो बताइए कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो दोस्तों हमें इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना, हमें सीधा सा बताना है। हमें पता है कि दाएं बाएं एक व्यक्ति की हमें दोनों को जो पोजीशन है कि वो दाएं से कितने नंबर पर बाएं से कितने नंबर पे आता है, तो दोनों को जोड़ देते हैं 29 और 21 प्लस 19 और माइनस से क्या करना है, एक माइनस से क्यों करना है, क्योंकि एक व्यक्ति को हम 2 बार काउंट नहीं करना है, इसलिए। तो 21 और 19 कितने होते हैं 40, 40 में से गया तो 39। तो दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। कर लेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही आसान भी टॉपिक। अगर आपको ये पता है कि बायां कौन सा है दायां कौन सा है, कुल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करते हैं, दायां निकालने क्या करते हैं और बायां निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। अब मान लीजिए ये दे रखा है कि विकास किसी पंक्ति में दाएं से 19वें स्थान पर है और उस पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हैं और उस पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कि विकास है वो दाएं से 19वें स्थान पर है और उस पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हैं। तो बताओ जो विकास है वो बाएं से कितने स्थान पर। तो बताइए विकास बाएं से कितने स्थान पर। दोस्तों मैं अगर आपको इसको डायग्राम से करवाऊंगा फिर उसके बाद सीधा सा कैसे सोल्व करते हैं वो आप लोग आपको खुद से भी पता चल जाएगा और मैं भी आपको एक बार बता दूंगा। ये पंक्ति है, इसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं 40 है। दाएं से मतलब कौन सा, राइट साइड से। इस तरफ से मान लीजिए यहाँ से विकास है दोस्तों कितने नंबर पे 19 नंबर पे। अब हमें पता है दाएं से बोल दे, चाहे वो पीछे से बोल दे, अंतिम से बोल दे, पिछले किनारे से बोल दे, अंतिम छोर से बोल दे, सारी एक ही बातें हैं कि यहाँ से जो विकास है वो 19 नंबर पे है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 40, जोड़ घटा तो हमें आसानी आते ही है। तो यहाँ से विद्यार्थी हैं टोटल कक्षा में 40, यहाँ से 19 नंबर। तो हमें पता है कि विकास से आगे कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं दोस्तों 21। कितने विद्यार्थी बैठे विकास से आगे बैठे हैं, कितने बैठे हैं 21, क्योंकि 19 तो विद्यार्थी विकास तक ही हैं भाई। 19वें नंबर पे तो विकास खुद है पीछे से, और मतलब दाएं से विकास खुद है, और यहाँ से इस तरफ इससे आगे कितने व्यक्ति बैठे हैं या उससे बाईं तरफ कितने विद्यार्थी बैठे हैं 21 विद्यार्थी बैठे हैं। तो पूछ कर कि बाएं से वो कितने नंबर पर, अगर यहाँ से काउंट करने चलते हैं तो विकास से आगे मान लीजिए यहाँ से जो व्यक्ति थे और यहाँ से यहाँ तक कितने व्यक्ति हैं टोटल 21। तो 21 विद्यार्थी तो ये हो गए, और वो कितने नंबर बैठे दोस्तों 21 और एक 22वें नंबर पे। कितने पे बैठा है 22 पे। फर्क समझिएगा, यहां तक 19 विद्यार्थी हैं, इससे आगे 21 बैठे हैं भाई। उस व्यक्ति से आगे 21 बैठे हैं, हमें तो उसके बारे में बात करनी, तो उसको भी काउंट करेंगे। तो कितने हो गए 22। तो कितने विद्यार्थी, तो फिर यहाँ से जो विकास है वो बाएं से कितने पे आ जाएगा 22 नंबर पे आ जाएगा। मतलब सीधा सा हमें करना है कि कुल विद्यार्थियों में से दाएं को माइनस कर देते हैं और एक क्या कर लेते हैं प्लस। एक प्लस, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि हमें विकास को काउंट करना है। यहाँ से तो वो विद्यार्थी बच गए कितने 21। यहाँ से तो वो विद्यार्थी बच गए दोस्तों जो उससे आगे बैठे हैं, उससे बाईं तरफ बैठे हैं,
और एक विकास, हमें विकास खुद को काउंट करना है, तो टोटल कितने हो गए 22। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो विकास है वो 22 से कितने पे बैठा है, 22वें नंबर पे बैठा है। आया डायग्राम समझ में? बिल्कुल सिंपल सा है कि वही विकास है वो इस तरफ से दाईं तरफ से कितने नंबर पे बैठा है दोस्तों, 19वें नंबर पे बैठा है। तो इससे आगे जो रो में 21 लड़के बैठे, लेकिन हमें विकास को काउंट करना है। तो यहाँ से जब चलना प्रारंभ करेंगे तो 21 विद्यार्थी विकास से आगे आगे हैं और वो खुद कितने पे आ गए फिर 22वें नंबर पे। तो विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, टोटल 22 विद्यार्थी हो जाएंगे। यहाँ पर कर लेंगे, बड़े ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। अब हम चलते हैं उससे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं इससे आगे क्वेश्चन, ठीक है। कि रोहित किसी पंक्ति में बाएं से 22वें स्थान पर है तथा उस पंक्ति में कुल 58 व्यक्ति हैं। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 58 व्यक्ति हैं। तो बताइए जो रोहित है वो दाएं से कितने नंबर पे है। तो दोस्तों हमें पता है कि हम यहाँ जब भी दाएं से निकालना होता है और एक ही व्यक्ति के बारे में जिक्र है तो 3 ही बातें होती हैं, बायां दायां और कुल। तो इसमें से 2 बातें वो देख के रखता है, तीसरी बात हमसे पूछता। तो जब भी दायां निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, हमें टोटल विद्यार्थियों में से जितने उसके दे रखे हैं कि जिस साइड से उसके विद्यार्थी नंबर दे रखे हैं कि वो 22 से 22वें पे है, उसको माइनस करते हैं, प्लस का क्या करते हैं, 1 करते हैं। प्लस का क्यों करते हैं वो आपको पता चल गया डायग्राम से। हमें बार बार डायग्राम से सोल्व नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमें कोशिश भी तो करनी है क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट करने की। तो दोस्तों ऐसे बताइएगा 58 माइनस 22 कितने होते हैं, प्लस 1 कैलकुलेशन करनी मेंटली, ठीक है भाई। अगर आपको लगता है कि गलती होती है तो दोस्तों कोशिश तो आदत तो डालो कि आप जल्दी जल्दी सोल्व कर सको। अब हमें पता है कि 58 में से 22 गए तो कितने बचते हैं, 36 हो रहे कि 37। तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो कितना आ जाएगा, 37। हमें ये जरूरी नहीं कि हम बार बार ही डायग्राम की मदद लें, कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चनों को बिना डायग्राम भी जल्दी जल्दी सोल्व करें। तो यहाँ पर ये हो गया कि जब हम एक व्यक्ति के बारे में बातें होती है तो एक व्यक्ति का ही जिक्र होता है, तो 3 ही बातें बोली जाती हैं, दायां बायां और कुल। तो यहाँ पर में से 2 बातें देके रखते, तीसरी बात आपसे पूछ लेते हैं। और आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि इन तीनों में से कोई भी आपसे चीज़ पूछेगा तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से दायां पूछा था तो कुल व्यक्तियों में से हमने इसको बायां निकाल दिया, क्योंकि दायां पूछ रहा है तो कंफर्म बायां दे के रखेगा, और बायां पूछ रहा है तो कंफर्म है दायां दे के रखेगा। तो उसको कुल व्यक्ति में से माइनस करके और एक क्या कर दो, प्लस कर दो, और वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। अब हम उससे आगे चलते हैं कि जब हमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में दे रखा, जब हमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात करनी हो तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि पहले हम स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं कि जो क्वेश्चन देख के रखेगा इस प्रकार से रखेगा कि मान लीजिए एक पंक्ति है, उसके अंदर 2 व्यक्ति हैं, एक इतने नंबर पे बैठा है, एक इतने नंबर पे बैठा है। फिर वो क्या करते हैं, कुछ देर बाद वो अपना स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब वो अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं कि उसके स्थान पर वो आ जाता है और उसके उस स्थान पर दूसरा व्यक्ति चला जाता है। फिर उसमें दे के रखता है कि वो इतने नंबर से यहाँ पर आ गया, तो किस प्रकार से वो दे के रखता है। मतलब जहाँ पर आपको एक लाइन जरूर दिखे मिलेगी, यदि वे आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, अपना स्थान अदल बदल कर ले। यदि इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो हम क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे कि जहां पर वो 2 व्यक्तियों के बारे में बात करता है और उन दोनों का जो स्थान है वो क्या करवा के चलता है, इंटरचेंज करवा के चलता है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, देखो बेसिक वही है, हमें पता नहीं कि दायां कौन सा है बायां कौन सा है, ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, ठीक है, आरंभ से कौन सा है अंतिम से कौन सा है, पहला किनारा कौन सा है अंतिम किनारा कौन सा है, सब चीजें वही है, वही चीज यहाँ पर दे के रखेगा। और जो इससे पहले हमने क्वेश्चन के अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में, वही बात यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना। इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरी रैंकिंग टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइप में करवाऊंगा उसके अंदर हमेशा देखें, जब भी कुल व्यक्ति के बारे में बात करेगा, जब भी कुल व्यक्ति के बारे में बात करेगा, या फिर वो किसी व्यक्ति की दाईं ओर से कंडीशन पूछेगा या फिर किसी व्यक्ति को बाईं ओर से पूछेगा कि कितने नंबर पे है, तो दोस्तों जो उसी के बारे में जो बातें हैं वो हमें पता होनी। उसी के बारे में बातें का मतलब, मान लीजिए अगर वो दायां पूछता है, ठीक है, तो हमें कुल व्यक्ति पता होना चाहिए उस पंक्ति के अंदर कितने हैं, और जिस व्यक्ति के बारे में दायां पूछ रहा है उसी व्यक्ति का हमें क्या पता होना चाहिए, बायां पता होना चाहिए। उसी व्यक्ति का हमें क्या पता होना चाहिए, बायां पता होना चाहिए।
कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे दे सर यही आएगा कि जब भी हमें किसी व्यक्ति के बारे में पूछे कि दाएं से कितने नंबर पे है, तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कुल व्यक्ति हैं कितने और यही व्यक्ति बाएं पे कितने नंबर पे बैठा है। अगर ऐसा नहीं पता तो क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर सकते, फिर इसके अंदर आंसर आ जाएगा कि डाटा अपर्याप्त है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस लिखते हैं कि कैसे वो क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार से देख के रखता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि सोना किसी पंक्ति में बाएं से 40वें स्थान पर है तथा बाबू उसी पंक्ति में दाएं से 30वें स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यदि अपना स्थान क्या कर लेते हैं, अदल बदल कर लेते हैं, तो सोना बाएं से 50वें स्थान पर आ जाती है। तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, स्थान बदलने की बात करेगा, तो दोस्तों यहाँ से वो दो ही बातें पूछ सकता है। ठीक है, क्या? एक तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है भाई सोना कितनी बार काउंट वो दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा, 2 बार दे रखा है। ठीक है, तो बच कौन गई? बाबू। तो दोस्तों बाबू का क्या पूछ सकता है वो कि अब जो स्थान बदलने के बाद है, बाबू दाएं से कितने पे आ गई, बाबू दाएं से कितने पे आ गई। ठीक है, यहाँ पर जो सोना का को 2 बार जिक्र है कि एक बार वो पहले थी और अगर स्थान बदलने के बाद उसका दे रखा है, तो उसी प्रकार बाबू का पहले दे रखा तो वो दूसरी बार भी पूछ सकता है कि स्थान बदलने के बाद वो कितने नंबर पे गई या फिर वो कुल कितने व्यक्ति हैं। केवल ये 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले हम इसको डायग्राम से करते हैं, फिर डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा अच्छे से लिखता हूं। एक पंक्ति है, सोना किसी पंक्ति में बाएं से, ये वाला यहां से बाएं से मान लीजिए सोना कितने पे है, 40 पे, तथा बाबू उसी पंक्ति में दाएं से, इस तरफ से दाएं से मान लीजिए यहाँ पर बाबू है और वो कितने पे है, 30वें स्थान पर। ठीक है, और थोड़ा सा इनको पास में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 30वें स्थान पर। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि अपना स्थान बदले तो क्या होगा, यहाँ पर अब कौन आ जाएगी, सोना, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, बाबू। कौन आ जाएगा, बाबू। ठीक है, अब इनको एक साथ में बोला सोना बाबू नहीं, ये वैसे ही नाम लिखे गए हैं कि यहाँ पर सोना है और यहाँ पर कौन है, बाबू है। अब उन्होंने स्थान बदल लिए, पहले जहाँ पर सोना थी अब वहाँ पर बाबू आ चुका है, और जहाँ पर पहले बाबू था वहाँ पर अब सोना आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो बताइए, तो अब सोना बाएं से, स्थान बदलने के बाद सोना यहाँ पर, तो सोना यहाँ से अब बाएं से कितने नंबर पे आ चुकी है दोस्तों, 50 नंबर पे। कितने नंबर पे आ चुकी है, 50 नंबर पे। यही इसने दिया है कि देखो पहले यहाँ पे सोना थी, यहाँ पे बाबू था, अब उन्होंने स्थान चेंज किया तो यहाँ पर बाबू आ गया और यहाँ पर कौन है, सोना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सोना पहले थी 40 नंबर पे बाएं से, अब बाएं से कितने पे आ गई, 50 पे। कहाँ पर, यहाँ पर वो कितने पे आ गई, 50 पे आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा इतना ही कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सोना वो कितने पे आ गई, 50 नंबर पे आ गई। तो यहाँ पर देखिएगा, अब पूछा क्या कि कुल व्यक्ति। तो अब मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि कुल व्यक्ति के लिए हमें क्या चाहिएगा, जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं उसके दोनों तरफ से क्या चाहिएगा, पोजीशन पता होनी चाहिए कि वो कितने नंबर पर है। तो यहाँ पर अब जो व्यक्ति है, यहाँ पर सोना आ गई, तो क्या यहाँ से इसका दाएं से ही पता है कि यहाँ से ये दाएं से कितने नंबर पे है, दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है 30, और यहाँ से बाएं से कितने पे है, 50। जो यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे उसकी अब हमें दोनों तरफ से पोजीशन पता है, क्या कि यहाँ से दाएं से तो वो 30 और बाएं से कितने पे है, 50 पे है। तो 30 + 50 कितने होते हैं दोस्तों, 80 - 1 कितने आ जाएंगे, हाँ भाई 79। कितने आ जाएंगे, 79। 80 50 और 30 कितने होते हैं दोस्तों, 80 होते हैं। 80 में से गए तो कितने बचेंगे, 79 बचेंगे, 79 बचेंगे। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों कि अब हमें यहाँ पर डायग्राम बनाए अच्छे से कि यहाँ पर सोना है, यहाँ पर बाबू है, उसका स्थान चेंज किया तो यहाँ पर बाबू आ गया, यहाँ पर कौन है, सोना है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा था, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा उसका हमें दाएं से भी पता है और बाएं से भी पता है, तो दोनों को जोड़कर माइनस क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, अब आपकी बात है कि सर बिना डायग्राम कैसे सोल्व करें। तो एक चीज देखना कि जब मैंने स्टार्टिंग में लिखा थी कुल व्यक्ति बराबर दायां प्लस बायां, तो यहां पर क्या स्थान बदलने के बाद क्या दे रखा है, बाएं से कितना, 50। दोस्तों ध्यान देना, बिना डायग्राम के सोल्व करना है कि स्थान एक्सचेंज हो जाने के बाद
जो पोजीशन दे रखी है किस तरफ से दे रखी है, बाई तरफ से दे रखी है, लेफ्ट साइड से दे रखी है। लेफ्ट साइड से कितने पे है, 50 पे। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि जब कुल व्यक्ति निकालेंगे, जब भी हम क्या निकालेंगे, कुल व्यक्ति हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का क्या करते हैं, 1 करते हैं। तो दोस्तों स्थान बदलने के बाद क्या स्थान दिया गया है, लेफ्ट से बोला गया कितना, 50। तो इस क्वेश्चन में अब ऊपर आइए और ढूंढिए कि राइट से दाएं से कौन सा दे रखा है, ये बायां और ये कौन सा, दायां। बस आपको यही देखना है, अब बस आपको यही देखना है कि हमें कुल व्यक्ति निकालना है लेफ्ट प्लस राइट, बायां प्लस दायां। अब हमें पता है कि स्थान बदलने के बाद स्थान दे रखा बायां, बायां कितने पे, 50। तो सब देखिए राइट, दायां कितने पे दे रखा है, 30 दे रखा है। दोस्तों ये तो बायां है, ये दोनों सेम हो गए, और सेम थोड़ी ना जोड़ेंगे हम, दोनों क्या जोड़ते हैं, डिफरेंट कुल व्यक्ति के लिए, कि दाएं से भी और उसकी हमें क्या पता होना चाहिए, बाएं से भी उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। तो दाएं से कितना है, 30, तो 50 प्लस 30 माइनस 1 कितना आ गया दोस्तों, 79। सीधा हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि जहां पर हमें कुछ मिनट तो नहीं, कुछ मिनट कब लगेंगे, जब हम डायग्राम से सोल्व करते हैं। डायग्राम सोल्व करेंगे दोस्तों, आपको पता है टाइम लगेगा, इतना टाइम है किसके पास, सबसे बड़ी समस्या तो टाइम की है। तो हम यहाँ पर करेंगे तो दोस्तों कितनी सेकंड लगी, ईमानदारी से बताना, ठीक है भाई। आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सोल्व करना। आपने क्वेश्चन पढ़ा, बाएं से लिखा, भाई देखा स्थान बदलने के बाद क्या दिया हुआ, बायां 50, बाएं में क्या जोड़ना, दायां 30, माइनस से कितना आ गया, 79, खत्म, ठीक है। अब उसका दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा कि बाबू का दाएं से कौन सा स्थान किया। अब यहाँ पर कौन आ गया, बाबू आ गया, कि बाबू का दाएं से कितना नंबर है। अगर उसको डायग्राम से करते हैं अच्छे से समझ के, कि जब भी हमें पता है कि दाएं से निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। अगर ये नहीं पता तो सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें पता है कि इस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, 79 है। और दाएं से पता करना है तो हमें पता होना चाहिए कि जहां पर वो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि ये बाबू यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर हमें पता है कि दाएं से पूछ रहा है, तो इसका बाएं से पता होना चाहिए कितने व्यक्ति। बाएं से दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति बैठे, 40 नंबर पे बैठा है। यहाँ से टोटल 79 है, यहाँ से ये कितने नंबर बैठा है, 40वें नंबर पे। और माइन प्लस के क्या करते हैं, 1, क्योंकि हमें पता है कि 79 में से, इस टोटल 79 में से हमें तो यहाँ से ही पता करना, तो ये व्यक्ति बैठे हैं टोटल कितने, 40। इनको हटा देते हैं, लेकिन हमें इसको तो रखना है, तो प्लस 1 करेंगे। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 40, कुछ 70, 79 और 1 80, माइनस 40 कितने होते हैं, 40। तो आंसर कितना आ गया, 40। ये हमने डायग्राम सीख के लिए पूरा हमें पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें कुल व्यक्ति निकाले, 79 आ गए भाई। फिर हमें पता चला कि बाबू का दाएं से स्थान निकालना है, दाएं के लिए कुल व्यक्ति चाहिए 79, और जहां पर वो बैठा है यहाँ पर बैठा है, तो इसका इससे बाएं से कितने व्यक्ति बैठे हैं, 40 लिखा हुआ रकम के अंदर पहले से ही, तो उसमें 40 माइनस करके प्लस क्या कर दिया, 1 कितना आ गया, 40। ये तो होगा डायग्राम की मदद से। अब हमें कोशिश वही चीज़ बना डायग्राम से, कि आप भी बोलोगे सर आपने कहा था कुछ सेकंड में सोल्व हो जाएंगे, 5 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे, 5 सेकंड में सोल्व कैसे होंगे। अब देखो जो क्वेश्चन के अंदर जो 2 पोजीशन दे रखी, किसकी दे रखी है, सोना की दे रखी है। एक सोना यहाँ पर और एक सोना यहाँ पर, बायां बायां, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम में देख के रखेगा। अब ये देखिए पहले बाएं से कितने पे थी सोना, 40वें पे थी, अब बाएं से कितने पे आ गई सोना, 50वें पे। सर कितने का चेंज हुआ, 10 का। कि कोई व्यक्ति पहले से 40 पे था, वो 50 पे है, तो कितना आगे बढ़ गया, प्लस का 10। हमेशा वो प्लस में ही देख के रखता है, मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा कि जहाँ पर वो माइनस में देख के रखे, वो प्लस में ही देख के रखता है कि 40 से वो 50 पे गई तो कितने आगे बढ़ी, प्लस का 10। तो जितना चेंज इस वाले में हुआ है, जितना चेंज सोना के केस में हुआ है, उतना ही चेंज हमें बाबू के केस में करेंगे। कि यहाँ पर बाबू कितने पे है, 30 पे है, बाबू कितने पे, 30 पे। तो 30 में 10 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 40। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कर लेंगे, बड़ा ही आसान। आपको मैंने डायग्राम से भी और बिना डायग्राम दोनों बता दिए कि कुल व्यक्ति निकालने हैं, तो दायां प्लस बायां, जो स्थान बदलने के बाद जो व्यक्ति है भाई वो देख, सबसे पहले हम वो देखना कि स्थान बदलने के बाद दायां दे रखा है, बायां दे रखा है। बायां दे रखा है तो उसमें दायां जोड़ेंगे, दायां दे रखा है तो उसमें बायां जोड़ेंगे और -1 कर देंगे। ठीक है। और अगर बात करता है कि वो जो स्थान एक्सचेंज हो उसके बाद इस प्रकार से कि दाएं से कितने पे, बाएं से कितने, तो जितना चेंज यहाँ पर हुआ उतना ही चेंज उसके दूसरे इसमें होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि हम ये आपकी बार जो डायग्राम का बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेंगे, बिना डायग्राम ही सोल्व करेंगे, बड़ी जल्दी से सोल्व करेंगे। कि मान लीजिए अब यहाँ पर दे के रखता है कि राजू है, वो किसी पंक्ति में मान लीजिए दाएं से
30वें स्थान पर बैठा है और उसी पंक्ति में रोहित है, उसी पंक्ति में जो रोहित है वो बाएं से मान लीजिए 25वें स्थान पर बैठा है। अब वो क्या करते हैं, अपना स्थान अदल बदल करते हैं। स्थान क्या करते हैं, अदल बदल करते हैं। तो यहाँ पर देख के रखता है कि जो राजू है वो दाएं से कितने नंबर पे आ जाता है, 45वें नंबर पे आ जाता है। दाएं से कितने नंबर पे आ जाता है दोस्तों, 45वें नंबर पे आ जाता है। फालतू बाकी जो रकम लिखी हुई थी जो फालतू वो तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि राजू दाएं से इतने पे है, रोहित बाएं से इतने पे, स्थान बदल लेते हैं तो राजू आ गए दाएं से कितने पे, 45 पे। तो क्या पूछ रहा है, कुल व्यक्ति बताइए, क्या पूछ रहा है वो हमसे कि कुल व्यक्ति कितने हैं। तो आपको बताया था कि स्थान बदलने के बाद ये देखो कि वो कहाँ से काउंट कर रहा है, दाएं तरफ से काउंट कर रहा है उसको या फिर बाएं से, कहाँ से काउंट किया, दाएं से। कितना, दाएं से 45। तो दोस्तों दाएं से हमें कितना, दाएं में क्या जोड़ते हैं, बाएं जोड़ते हैं, आपको अच्छे से पता है। और माइनस क्या कर देंगे 1। 45 और 25 दोस्तों कितने होते हैं, आपको अच्छे से पता है 70। 70 में से एक गलत कितने बचेंगे, 69, 69। टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा, तुरंत क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। और फिर ये पूछ सकता है कि राजू भाई, राजू को 2 बार दर्शा दिया, अब दूसरा व्यक्ति कौन बच गया, रोहित। इसको ये बोलता भाई मैं भी 2 बार दर्शाओ, तो ये पूछेगा दूसरा क्वेश्चन इस पर कि जो रोहित है वो बाएं से कितने पे। तो अब ये बताइए कि जो राजू पहले दाएं से 30 पे था, राजू दाएं से कितने पे है, 45। सर कितने का चेंज हुआ, इसका 15 का चेंज हुआ। तो वही 15 का चेंज हम किस में कर देंगे, रोहित वाले केस में। 25 पे कितना जोड़ देंगे, 15, 25 प्लस 15 दोस्तों कितने होते हैं, 40। तो रोहित बाएं से कितने पे आ गया, 40 नंबर पे आ गया। दोनों क्वेश्चन पूछेगा नहीं, एक ही पूछेगा, चाहे वो कुल व्यक्ति पूछ ले चाहे रोहित पूछ ले, ठीक है। बाएं से दाएं से कुछ भी पूछ ले तो हमारा कुछ भी टाइम नहीं लगना है, तुरंत क्वेश्चन सोल्व होला चुटकियों के अंदर। कि कुल व्यक्ति पूछे तो दाएं में बायां जोड़ता है, आपको अच्छे से पता है, दोनों अलग अलग चाहिए। बस अब यहाँ से ये ध्यान रखना है स्थान बदलने के बाद कौन सा दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हमें नहीं लेना, हमें पहले ही इसको उठाना है, दाएं लेना है। अगर यहाँ पर दायां है तो बायां जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर बायां होता तो दायां जोड़ देते। कर लेंगे, आ रहा है समझ में, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास के अंदर हम इससे आगे यही से बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और हाँ एक बात और कि जो दिल्ली पुलिस के अंदर है, मैंने आपको स्टार्ट की 25 नंबर की रीजनिंग आएगी दोस्तों, हल्के में मत लेना। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि रीजनिंग को हल्के में लेते हैं, क्या रीजनिंग ही तो है, कर लेंगे सोल्व, लेकिन नहीं दोस्तों। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है कि बहुत बार के एग्जाम में देख के आया हूँ कि बोलता हूँ मान लीजिए रीजनिंग सपोज कीजिए वहाँ उस पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन आए, तो मैं तो बोलता हूँ यार मेरे 50 तो छोड़ो, चलो 48 प्लस नंबर कोई रोक ही नहीं सकता। अब की बात नहीं, पहले की बात है, क्योंकि वो भरम मेरा टूट चुका था उस वक्त जब स्टार्टिंग में एग्जाम देता था। तो वहाँ पर ये होता था कि मैं बोलता कि 48 प्लस नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता, रीजनिंग यार रीजनिंग ही तो है। लेकिन एक्चुअलिटी होता क्या था, एक्चुअलिटी बता रहा हूँ आपको। जब रिजल्ट आता था तो आंसर की के अंदर नंबर कितने, लास्ट 35 से 38, बस 35 से 38, 10 नंबर का फ़र्क। मैं 48 प्लस सोचने वाला, 35-38 नंबर आते थे। रीजन क्या सोचते थे, रीजनिंग ही तो है। तो दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। बहुत ही मतलब दिल्ली पुलिस की नौकरी आप सभी को पता, बड़े मज़ेदार की नौकरी है, ठीक है, और दिल्ली के अंदर है, बड़े ऐशो आराम की नौकरी है। तो यहाँ पर ये 25 नंबर हमारा टारगेट हो रहा है कि 25 में से दोस्तों एक नंबर भी ना कटे। हम एक टारगेट क्या बना के चलते हैं कि हमारे नंबर आए 24 प्लस या 20 प्लस 22 प्लस, नहीं, हमें सोचना है कि हमारे नंबर 25 के 25 ही आए। कभी माइंड में ही नहीं लेके आना कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हम देंगे उसके अंदर हमारे नंबर 24 आए, 23 आए, 20 प्लस आए, 15 प्लस आए, नहीं, हमारे नंबर 25 के 25 आए और 24 आए। तो क्यों 24, अगर माइंड एक बार कि 24 या नंबर, अगर हम 24 नंबर भी ले लेंगे तो बहुत है, नहीं भाई बहुत नहीं है, हमें इसके अंदर 25 के 25 लेने। क्यों, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग बड़ी आसान है। और आसान कब है, जब आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इसका बेसिक फंडा है वो आपको अच्छे से क्लियर है। तो कोशिश करते रहना दोस्तों कि रीजनिंग के अंदर आपका एक भी नंबर ना कटे। और जो वीडियो हम डालते हैं, और बहुत सारे टीचर वो वीडियो डालते हैं, उनको बड़े अच्छे से सुनो, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन का टाइम है, ठीक है। जब सेंटर खुलेंगे तो सभी सेंटरों की तरफ भागेंगे। तो दोस्तों अब से और जो भी है भाई, जब तक सेंटर ओपन नहीं होते हैं तो आप लोग घर पे तो कुछ तो पढ़ ही सकते हो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप घर रहें, सुरक्षित रहें, और आप जिसको भी देखते हैं, जिस भी टीचर की वीडियो को देखते हैं,
ठीक है, उसको बड़े ध्यान से सुने और अपना टारगेट बना के चले कि भाई मेरे को जीके के अंदर 50 नंबर है, कि मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं 45 प्लस नंबर लेकर ही रहूँगा या 50 के 50 नंबर लेकर रहूँगा। मैथ्स के अंदर 15 नंबर है तो 15 के 15 लेने हैं, कंप्यूटर में 10 के 10 लेने हैं और रीजनिंग 25 के 25 लेने हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर इतने से सभी में टॉप कर गया तो भाई हमें भी तो नंबर 1 रैंक चाहिए, ऐसी बात थोड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।